नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम क्या कवर करेंगे टॉपिक, इस क्लास में हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक, आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क किया तो वो ज़्यादा होता है या आइजोथर्मल में ज़्यादा होता है या आइजोबैरिक में ज़्यादा होता है या आइजोकोरिक में, तो इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आइजोथर्मल और एडियाबैटिक में प्रोसेस में जो वर्क किया गया है बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम डजेंट मैटर, बस आपको वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये हम देखेंगे एक तो, और दूसरा जो टॉपिक है बच्चों हम देखेंगे क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक, अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फिजिक्स का टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिए, बट फिर भी यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ये फिजिक्स के एग्जाम में ज़्यादा आता है, केमिस्ट्री में कभी कभी आ सकता है, इसका एक सवाल करा देंगे, आएगा तो फॉर्मूला बेस आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा, अब ये टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं। ठीक, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लीजिए पहले, है ना। क्लास स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो ऑप्शन डी है ना, ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, क्या है ये, जी गिब्स फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं, अभी आएगी, इसकी क्लास ही होगी अलग से। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है बच्चों आपका स्टेट फंक्शन, ये मैं बता दे रहा हूँ, चलो ठीक, ये होता है आपका स्टेट फंक्शन। ठीक, अब चलिए सवाल पढ़िए और करिए, चलिए सवाल करिए और पढ़िए, मतलब पढ़िए और करिए। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन। ठीक, कौन सा सेट है जो पाथ फंक्शन को दिखाता है, बहुत आसान सवाल है यार, क्या ही करना है इसमें, है ना। अब देखो जरा, देखो जरा, इसने क्या दिया आपको, ऑप्शन ए क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, याद है, क्यों भाई, याद करके आए आप, डी यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि डी यू। अब ध्यान दो जरा, डी यू क्या था आपका, याद करिए, डी यू क्या आपका स्टेट फंक्शन होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इन दोनों का सम पूछा है उसने। अब इन दोनों का यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू का जो सम है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, स्टेट फंक्शन के, बात समझ रहे हो। ठीक, तो इसका मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, स्टेट फंक्शन के इक्वल है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया स्टेट फंक्शन। ठीक, क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो गया आपका, स्टेट फंक्शन, और हमको टिक लगाना है पाथ फंक्शन पे, तो ये तो स्टेट फंक्शन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी बच्चों, हीट क्या होता है आपका, तो देखा ये बड़ा मजेदार सवाल है। हीट अपने आप में ओनली हीट पूछेगा तो पाथ फंक्शन है, ओनली वर्क पूछेगा तो पाथ फंक्शन, लेकिन दोनों का सम क्या है, स्टेट फंक्शन है, दोनों का सम क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका क्यू क्या हो गया आपका, पाथ फंक्शन। ठीक, ओके, और वर्क भी हो गया आपका क्या, पाथ फंक्शन, सही है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, अब जाके देखिए नीचे कोई ऑप्शन ऐसा दिया उस पर टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन, यस, सी इज द करेक्ट, क्योंकि सी में बी और सी को बोला गया है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। आज की क्लास, एक सवाल मैंने पेज नंबर 1 पे ही लगा दिया, उसको भी कराएंगे इसलिए मैंने पहले लगा दिया। अब देखिए बच्चों, कंपेयर वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। ओके, कंपेयर वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे क्या, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्सेस वर्क डन इन, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, अब देखिए बच्चों, उसको ग्राफ की हेल्प से हम स्टडी करेंगे नाउ। अब देखिए, आपको पता है क्या, मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है इस तरीके का, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, है ना, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में कोई गैस भरी हुई, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि पिस्टन ऊपर जा रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी पर, सही है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर। ठीक, मान लीजिए अभी पिस्टन यहाँ पर है पोजीशन ए पर, और फिर थोड़ी देर के बाद गैस एक्सपैंड हो गई और ये आ गया कहाँ, बी पर। अब मान लीजिए बच्चों, पोजीशन ए पर इसका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा। ठीक, मान लीजिए पी इनिशियल, प्रेशर है पी इनिशियल और वॉल्यूम है वी इनिशियल, और ये पिस्टन ऐसा एक्सपैंड हो रहा है ना, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, इतना तो अब आप पढ़ के पीछे से आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर हो गया आपका पी फाइनल और वॉल्यूम हो गया आपका वी फाइनल। सुनिए ध्यान से, चल क्या रहा है यहाँ पर, आपने स्टेट ए से इसको कहाँ लेके गए हो, स्टेट बी पर, तो ले जाने के दो प्रोसेस है, मतलब भाई या तो आप इसको आइसोथर्मल प्रोसेस से ले जाओ,
मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, और या तो इसको आप एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू ले जाओ, मतलब इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिव इन नेचर, सिलेंडर की वॉल्स कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिव इन नेचर, यानी कि या तो आप इसको एडियाबैटिक, बात समझ लो क्या चल रहा है भाई, या तो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करोगे या तो एडियाबैटिक को, ठीक, काम मतलब वर्क, वर्क क्या कहते हैं आप, स्टेट वही चेंज कर रहे हो, मतलब गैस का एक्सपेंशन वही है, पिस्टन ए से बी जा रहा है, लेकिन एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू और एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। अब आप देख रहे हो कि वर्क डन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, चाहे बाय द सिस्टम बोलो आप, चाहे ऑन द सिस्टम, ज़रूरी नहीं कि हम आपको एक्सपेंशन पढ़ा रहे हैं तो आप कंप्रेशन के बारे में नहीं सोच सकते हो, एक्सपेंशन से हम आपको पढ़ा रहे हैं और कंप्रेशन से ऐसा ही आप सोच सकते हैं, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। अब देखो ये ग्राफ की हेल्प से बहुत आराम से मैं आपको बता दूंगा, है ना, एकदम शॉर्ट में। बुक्स में तरह तरह से कंफ्यूज आपको कर सकता है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम इसको कवर कर लेंगे टॉपिक को। देखिए कैसे, ये आपका प्रेशर है, ठीक, और ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम है, सही है। अब सुनिए, सबसे पहले बच्चों हम आइसोथर्मल में वर्क निकालेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे, करेक्ट। तो मान लीजिए बच्चों कि गैस की जो इनिशियल स्टेट है, मान लीजिए गैस की जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सी है, ए स्टेट, जहां पर प्रेशर इनिशियल P1 और वॉल्यूम इनिशियल V1। तो अभी मान लो ये स्टेट ऐसा है, ठीक, ये स्टेट ए। तो स्टेट ए पे बच्चों प्रेशर कितना है आपका, P इनिशियल, और वॉल्यूम कितना है आपका, V इनिशियल। इसको पढ़ना भी आना चाहिए आपको, ग्राफ पढ़ना, अब मैं क्या ही बताऊं, ग्राफ तो कई बार आप पढ़ चुके हो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो V इनिशियल पता चल जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो P फाइनल मतलब P इनिशियल पता चल जाएगा, यहां से प्रेशर और यहां से वॉल्यूम। ग्राफ तो पढ़ना आता होगा, ठीक। अब सुनो, एक बात बताइए बच्चों, क्या अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक, मतलब आइसोथर्मल वर्क के लिए, आइसोथर्मल वर्क के लिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, पीछे से भी आप पढ़ के आए हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी, ठीक। सुन लीजिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा भाई। ए से बी आने में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क निकाल रहे हो, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, ऑब्वियसली आइडियल गैस है। यहाँ पर कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, ऑब्वियसली, तो आइडियल गैस है, सही है। तो यदि आइडियल गैस है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉयल्स लॉ फॉलो कर सकते हो, यानी कि पीवी या पी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा आता था, पढ़ाया गया था। पी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा आता था बताइए, वर्सेस वी का ग्राफ, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बना दीजिए। अब सुनो, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। तो ग्राफ आपको ए से बी तक का कैसा ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनिएगा, येलो कलर से कर देते हैं चलो आइसोथर्मल के लिए, ठीक, या वाइट कलर से रखते हैं, एडियाबैटिक का येलो से कर देंगे, ठीक। तो सुनिए ध्यान से, अब आपको ये ऐसे करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है, ठीक। ये ऐसे करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने बनाया और आप कहाँ पहुंच गए, बी पर। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़ा ग्राफ को ध्यान से पढ़िए बच्चों। यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, जब पिस्टन ऐसा एक्सपैंड होकर बी पे पहुंचेगा तो प्रेशर हो गया पी फाइनल और वॉल्यूम हो गया आपका वी फाइनल। थोड़ा ग्राफ को भी पढ़ना सीख लीजिएगा। मतलब बच्चों अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ वी फाइनल मिलेगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पी फाइनल मिलेगा, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए से बी। क्या हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये एरो ऐसे करके लगा दीजिए, एक्सपेंशन, ठीक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया ये, ठीक, करेक्ट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम वर्क डन निकालते हैं कितना हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हुआ है उसको हम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, P इंटू वी से, ठीक। वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, P इंटू वी से, तो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, ये देखिए,
तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, वी फाइनल। ठीक, और सुनिए ध्यान से बच्चों, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, पी फाइनल। आपको क्या मिलेगा यहाँ, पी फाइनल। ठीक, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से, ए से बी तक के लिए वर्क हो रहा है। ठीक, तो एक परपेंडिकुलर आप बी से ए से भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा बताइए, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा वी इनिशियल। सही है, यहाँ आपको मिलेगा क्या, वी इनिशियल। ठीक, अब सुनो, वर्क डन क्या होता है, पीवी ग्राफ का अंडर एरिया। ठीक है, पीवी ग्राफ का अंडर एरिया, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ठीक, तो कितना वर्क डन होगा वो कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, ठीक, ए से बी तक के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए। ये एरिया देखिए फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ना, मैं ही क्लास लूंगा और डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। अभी हम केमिस्ट्री के हिसाब से आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से करो बच्चों। ये क्या हो गया, पी फाइनल। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक, तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी, पी फाइनल, और इसकी लेंथ यहां से यहां तक क्या हो गया, डीवी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि यहां से यहां तक वी इनिशियल है और यहां से यहां तक वी फाइनल है, तो ये आ गया डीवी। तो एरिया कितना आया, एरिया इतना शेडेड रीजन आया, ये देखिए ये वाला एरिया आया। तो ये वाला जो एरिया है ये किसको दिखा रहा है बताइए, और अंडर द कर्व ही आपको एरिया निकालना है। ठीक, ये वाला भाई वर्क कैसे आएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, पी इंटू डीवी से, तो ये रहा पी और ये रहा डीवी, ये एरिया आएगा। तो ये वाला एरिया किसको दिखा रहा है, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये किसको दिखा रहा है, वर्क डन, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखा रहा है। ठीक, तो ये हम निकाल के बैठे हुए हैं। इसी ग्राफ में भी हमें आगे काम करना है, किसके लिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों हम लोग, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों, इसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे जो हमने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। देखिए अब ध्यान देना, पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये तो होता है आइसोथर्मल के लिए, सुन लो ध्यान से, ये आप पीछे पढ़ के आए हो है ना। पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये किसके लिए होता है, ये इक्वेशन किसके लिए लगाते हो, फॉर आइसोथर्मल के लिए। कुछ लोग नहीं सोच पा रहे होंगे, बॉयल्स लॉ ही तो है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर कांस्टेंट, पी1 वी1 बराबर पी2 वी2। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप ऐसा लगाते हो। और एडियाबैटिक में क्या लगाओगे बताओ, इसको मैं येलो कलर से लिखता हूँ। एडियाबैटिक में क्या पढ़ाया गया था, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये किसके लिए होता था, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, है ना। अब सुनो, मैथमेटिक्स लगा के कुछ स्टडी करने जा रहे हैं। क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि एडियाबैटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई तो ऐसा ही आ रहा है पी और वी का, और यहाँ पे पी और, लेकिन वी की पावर गामा चढ़ा हुआ है। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, हम स्लोप निकाल लेते हैं। हम स्लोप निकालते हैं, तो जिसका स्लोप ज़्यादा आएगा उसको नीचे बनाएंगे, जिसका स्लोप कम आएगा उसको ऊपर बना रहने देंगे। क्या सर, क्या सर, क्या सर। दो ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक येलो कलर से दिखाया या वाइट कलर से, चलो बताओ, ये वाइट से इसका स्लोप ज़्यादा है, या इसी पॉइंट से हमने स्टार्ट किया इसका स्लोप ज़्यादा है, बताइए। सेम पॉइंट तक लेके आ रहे हैं इसको, स्लोप किसका ज़्यादा है, वाइट वाले का या येलो वाले का, बताइए। तो जवाब है येलो वाले का। जो ग्राफ नीचे होगा ना उसका स्लोप ज़्यादा होगा, आप चेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। जैसे कि एक लाइन लगाई तो ये वाले पॉइंट पे यदि स्लोप चेक करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये स्लोप इतना मिल रहा है, लेकिन ये है ना सेम 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 एक्स पर अगर आप इसका स्लोप चेक करोगे तो ज़्यादा आएगा। चेक कर लो, इसकी टेंजेंट बनाओ, बहुत अच्छी तो नहीं आ रही है, रुक जाओ, समझ जाना है, इसको जस्ट टच करके जा रहा है, अभी भी अच्छा नहीं आ रहा है। ए कुछ ऐसा, ओहो भाई यार टच करके चला जा भाई, ए ये लो, अब अंदाज़ा आप लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक, इसका स्लोप ज़्यादा आ रहा है येलो वाले का, ब्लू वाले के कंपैरिजन में येलो वाले का स्लोप ज़्यादा आ रहा है। तो जो ग्राफ नीचे बनेगा उसका स्लोप ज़्यादा आएगा, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा आना चाहिए वो ग्राफ नीचे बनना चाहिए। ठीक, और दोनों के स्लोप कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक, अब ये क्या बात है अभी बताते हैं, परेशान ना होइए। देखिए आप एक काम करो, पता है क्या, आप एक काम करो, आप
ये जो इक्वेशन 1 है पी वी इज इक्वल्स टू के, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके, सो डी बाय डी वी ऑफ पी वी इज इक्वल्स टू डी बाय, पहले आइसोथर्मल वाली इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, अब देखो ये बनेगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक, और ये बनेगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। तो क्या पढ़ाया था, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा पी इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाय डी वी ऑफ पी यानी कि डी पी बाय डी वी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन यानी कि v और प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि v इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि d बाय डी वी ऑफ p। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? ओ आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार, 1 सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, p है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू d बाय डी वी ऑफ v और प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि v इंटू डी बाय डी वी ऑफ p, सही है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब बताओ d बाय डी वी ऑफ v कितना हो जाएगा 1, तो p इंटू 1 p हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा p और प्लस क्या हो गया v इंटू डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू 0, ये p उधर जाएगा तो माइनस p यानी कि v इंटू डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी, सही है, और v मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी बाय वी। ठीक ठीक, माइनस साइन केवल ये दिखा रहा है कि स्लोप कैसा आएगा आइसोथर्मल के लिए, नेगेटिव आएगा, ये आइसोथर्मल के लिए स्लोप है ना, सो डी पी बाय डी वी फॉर वॉट, फॉर आइसोथर्मल, ये कितना आ रहा है माइनस पी बाय वी, माइनस दिखा रहा है कि स्लोप कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब सेम आप काम करिए किसके लिए, सेम काम करिए आप सेकंड इक्वेशन यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ओके, सेम काम करो आप किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक, सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन क्या है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब सुनो, इसमें फिर से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए बोथ साइड, यानी कि डी बाय डी वी ऑफ पी इंटू वी की पावर गामा है ना, बराबर डी बाय डी वी ऑफ के, करेक्ट। अब सुनो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि डी बाय डी वी ऑफ वी की पावर गामा और प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि वी की पावर गामा इंटू, भाई ये फर्स्ट फंक्शन है पी और वी की पावर गामा सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाय डी वी ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि पी इज इक्वल्स टू के का डेरिवेटिव 0। ठीक, अब सुनिए, ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो गामा, भाई वी के रिस्पेक्ट में करो, गामा आगे आ जाएगा, सो पी इंटू गामा इंटू वी की पावर में से 1 माइनस कर देंगे यानी क्या हो जाएगा वी की पावर गामा -1, सो इंटू में वी की पावर गामा -1 और प्लस यहाँ से होगा वी की पावर गामा इंटू में डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब सुनो, ये पूरा उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, v की पावर गामा इंटू डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस पी इंटू गामा इंटू वी की पावर गामा -1। ठीक, अब सुनो, ये v की पावर गामा उधर जाके डिवाइड कर देगा। ठीक, v की पावर गामा उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ओके, सो ये v की पावर गामा -1 है। ठीक, तो यहाँ से क्या है डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू गामा इंटू, ध्यान देना v की पावर क्या है गामा -1 और अपॉन में ये क्या था v की पावर गामा, इधर डी पी बाई डी वी मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड करेगा तो v की पावर गामा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू गामा इंटू, अब ध्यान दे बच्चों बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट यानी कि v की पावर गामा -1 और ये गामा ऊपर जाएगा तो माइनस गामा, गामा से गामा कट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे गामा इंटू पी लिखो या पी इंटू गामा, बात सेम है तो माइनस गामा इंटू पी इंटू वी की पावर -1 हो जाएगा। अब बताओ v की पावर -1 को नीचे भेजोगे तो v की पावर +1 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डी पी बाई डी वी। ठीक, डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस गामा इंटू पी अपॉन में v की पावर 1 और पावर में 1 लिखते नहीं है
ठीक, तो देखा आपने इस बार स्लोप कितना आया। कुछ लोग सोचेंगे स्लोप कैसे आ गया, अरे भाई डी वाई बाई डी स्लोप होता है तो डीपी बाई डीवी स्लोप होगा। ठीक, तो ये स्लोप निकल के आया किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। अब बताइए किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है ना, किसका स्लोप ज्यादा है। सुन लो, आइजोथर्मल का कितना आ रहा था बताओ, डीपी बाय डीवी। आइजोथर्मल का कितना आ रहा था बताइए, आइजो का कितना आ रहा था आपका माइनस पी बाय वी। ओके, तो माइनस पी बाय, आप माइनस साइन छोड़ दो यार, माइनस बस स्लोप दिखा रहा है नेगेटिव है, वो छोड़ो आप, बस इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, माइनस साइन भूल जाओ। इसका स्लोप पी बाय वी और इसका स्लोप गामा टाइम्स पी बाय वी, तो पी बाय वी में गामा का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बड़ा ही वैल्यू तो मिलेगा। ठीक, बड़ा वैल्यू ही तो मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, यानी कि क्या हो गया, डीपी बाय डीवी ऑफ गामा टाइम्स हो गया ना, तो डीपी बाय डीवी ऑफ एडियाबैटिक फॉर आइडल गैसेस, ओके, इज ग्रेटर देन डीपी बाय डीवी ऑफ आइजोथर्मल। अब बताओ, जिसका स्लोप ज्यादा है वो ग्राफ नीचे बनेगा, जिसका स्लोप ज्यादा है वो ग्राफ नीचे बनेगा। मतलब अब ग्राफ पे वापस आइए, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है यानी कि एडियाबैटिक का ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। मतलब अब येलो कलर से देखिए, मतलब अब हमने इसी प्रोसेस को ए से बी एक्सपेंशन किया लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस से किया, तो ये इस तरीके से, ये लीजिए। ठीक, ओके, ये किसका बना, एडियाबैटिक का ग्राफ बना येलो वाला। तो यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, और इसका वर्क कैसे निकलेगा बताइए, इसका वर्क भी एरिया अंडर द कर्व। सो ध्यान से चेक करना बच्चों, हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से ये ऐसे। ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर मिलेगा, और मान लो इस प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, जो भी है भाई, पी डैश मान लो इसको। ठीक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पी डैश। ठीक, और सुनो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ये पिंक वाली लाइन के अलोंग ही आएगा, ये इस तरीके से। अब बताओ एरिया अंडर द कर्व कितना आ गया, ये वाले रेक्टेंगल की बात करोगे आप। ठीक, लेंथ तो डीवी हो जाएगी उसकी और ब्रेथ पी डैश हो जाएगी, और पी डैश पी फाइनल से क्या है, छोटा है। यानी कि इस बार जो एरिया मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है। ध्यान सुनना, कौन सा वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, येलो कलर से जो शेड कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया मिल रहा है। तो ये जो एरिया है ये तो पहले वाले से कम आ रहा है। ठीक, ये जो येलो कलर से एरिया है ये किसको दिखा रहा है, वर्क डन बाय या वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बताओ कौन सा शेडेड रीजन ज्यादा है, बताओ, पिंक वाला ज्यादा था और येलो वाला कम है, तो वर्क डन किसका ज्यादा है, आइजोथर्मल का। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि वर्क डन इन आइजोथर्मल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक। मतलब चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, अभी हमने वर्क डन बाय द सिस्टम आपको पढ़ाया, मतलब चाहे गैस एक्सपैंड कर रही हो तो आइजोथर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को रादर देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और वर्क डन ऑन द सिस्टम का भी यही रिजल्ट आएगा। इसलिए मैंने बोला वर्क की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में भी यही आएगा। मतलब गैस को अगर हमें कंप्रेस करना होता कहां से कहां, बी से ए। ठीक, तो आइजोथर्मल प्रोसेस के थ्रू यदि आप करते तो ज्यादा वर्क ऑन द सिस्टम करना पड़ता, और एडियाबैटिक के थ्रू करते तो लेस वर्क करना पड़ता। तो ये रिजल्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है और हमें याद करना है इसको। हमें क्या करना है, याद करना है, इस पर सीधे टिक मार्क में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो ये कंक्लूजन आपने निकाल लिया बच्चों। ठीक, ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब आइए इसको समराइज करके एक सवाल करते हैं, है ना। अब आइए इसको समराइज करके एक सवाल करते हैं। ठीक, समरी क्या क्या याद रखना है वो आप देखिए एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको बच्चों याद रखना है क्या, पहला पॉइंट जो हमने अभी अभी रिजल्ट निकाल के लेके आए हैं, पहली बात तो ग्राफ ही याद रखना है। ठीक, ग्राफ ही याद रखना है पहली बात तो। ये आपका प्रेशर है, या हम एक काम करते हैं, रुक जाओ, ग्राफ ना थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे ना, सब कुछ लिख भी लेंगे इसी में ग्राफ में। ये देखिए, ये आपका वॉल्यूम वर्सेस पी ग्राफ है। सो पॉइंट ए हमने लिया और ये हुआ आइजोथर्मल एक्सपेंशन पॉइंट बी तक। अब इसकी क्या क्या बातें हैं वो आप लिख लीजिए। ठीक, इसकी क्या क्या बातें हैं, सुनो, रिजल्ट क्या आया था वो तो आपको याद ही होगा, वर्क डन इन द आइजोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस।
ठीक, ये तो आपको याद ही। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों क्या क्या होता है बताइए। देखिए क्या क्या बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है। ठीक, सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, क्या क्या बातें नोट करनी, व्हाइट कलर से कर रहा हूँ आइसोथर्मल का। सबसे पहले टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, मानते हो कि नहीं? और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे अगर, तो डी यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डब्लू। सही है, क्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस डब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डब्लू। ठीक, अब सुनो, अगर ये क्या है? एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन मान लीजिए इसको। क्या है यहाँ पर? अम, हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो यदि आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए कर रहे हो, तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता था, याद करिए, सुन लो ध्यान से, पता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क डन क्या है? बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन की बात करो ना, बाय द सिस्टम। और यदि बाय द सिस्टम होगा तो थोड़ा आप ध्यान लगाओगे क्या? तो ये वर्क खुद ही नेगेटिव आ जाएगा, ये बात आपको पता है। और वर्क अगर खुद ही नेगेटिव आ जाएगा तो हीट कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। इस पर डिस्कशन करना बनता है। सुनो, वर्क डन बाय द सिस्टम है ना भाई एक्सपेंशन में, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। तो W नेगेटिव आएगा और Q पॉजिटिव आएगा। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ध्यान सुनो, वर्क डन कैसा आ जाएगा आपका? पक्का नेगेटिव। तो Q पक्का कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है? अब आप बोलोगे सर यहाँ तो Q बराबर माइनस डब्ल्यू दिखा रहा है। अरे यार, जब वर्क डन खुद नेगेटिव हो जाएगा तो Q पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक, तो सुनो, इसका मतलब भी है, आइसोथर्मल अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मीनिंग समझिएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है भाई, फ्री में तो होगा नहीं, फ्री में नहीं होगा, यानी कि वो कहीं से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। यस, कंडक्टिंग वॉल है ना आइसोथर्मल सिस्टम में। भाई आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल तो कंडक्टिंग हो सकती है, तो वॉल कंडक्टिंग यानी कि बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। वो जो सिलेंडर रखा था वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए क्यू ऑफ द सिस्टम कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। बाहर से हीट टुवर्ड्स द सिस्टम जा रही है, गैस सिलेंडर के अंदर जा रही है, और उस हीट की हेल्प से ही वो एक्सपैंड कर जा रहा है। और वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है वर्क। समझ गए? तो हीट उसने कहीं से एब्जॉर्ब करी और एक्सपैंड कर गया, किसमें? आइसोथर्मल सिस्टम में। ठीक, एडियाबैटिक, ए आना आपको यहीं तक था। ठीक, आना आपको यहीं तक है। और ये हो गया आपका क्या? एडियाबैटिक। ये हो गया क्या आपका? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। ठीक, अब सुनो, ये आ गया आपके पास क्या? एडियाबैटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। अगर आप एडियाबैटिक में हीट की बात करोगे, सबसे पहले चलो हीट की बात ही कर लेते हैं, तो Q बराबर जीरो, क्योंकि वॉल्स कैसे ही नॉन कंडक्टिंग, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि आप लगाओगे, सो डी यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू। सही है, और डी यू बराबर इसमें आ जाएगा डब्ल्यू। अब एक बात बताऊं, क्योंकि Q की वैल्यू जीरो, भैया सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्या सुनना, वर्क डन तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, मानते हो कि नहीं? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक, वर्क डन बाय द सिस्टम है। और बताइए, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव, मानते हो कि नहीं? और डी यू किसके इक्वल है? डब्ल्यू के, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। बोलो, अब इसका डिस्कशन बनता है, इसका डिस्कशन बनता है, ये सब साइन कैसे आ रहे हैं? हीट का वैल्यू जीरो, बाहर से हीट आ नहीं पाई है, तो सिस्टम को हीट मिली नहीं। एडियाबैटिक की बात कर रहा हूं, बाहर से हीट आ नहीं पाई, भाई दीवारें उसकी कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक वॉल्स है, बाहर से हीट आई नहीं, गैस का एक्सपेंशन हो गया, तो भाई फ्री में तो हुआ नहीं होगा। मतलब सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके ही एक्सपेंशन किया है, तभी तो इंटरनल एनर्जी का साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव, यानी कि अपनी ही एनर्जी खर्च करके एक्सपैंड कर गया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क नेगेटिव है। और डी यू क्यों नेगेटिव आ रहा है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में बाहर से उसको हीट मिली नहीं है, कहीं से बाहर से एनर्जी कोई आई नहीं है, तो अपनी ही एनर्जी से क्या कर गया? एक्सपैंड कर गया। और अपनी एनर्जी से अगर कोई एक्सपैंड करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी ना, तो इसलिए डी यू का साइन नेगेटिव आ रहा है। ठीक, इसलिए डी यू का साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को मेरी। ठीक, ओके, मतलब अगर एडियाबैटिक
अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है बच्चों तो इंटरनल एनर्जी में कमी आती है। जैसे आपके बैंक में पैसे रखे हुए हैं, ठीक, आपके वो, लेकिन अब वो एफडी के तौर में फिक्स डिपॉजिट जो होता है, तो भैया उसको तो ब्रेक कराने के लिए आपको, मतलब बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम है नहीं। जब टाइम नहीं, आपने अपने दोस्तों से उधार मांगा कि भैया दे दो, हम तुम्हें बाद में दे देंगे, ठीक। दोस्तों से पैसे ना मिले तब आप क्या करोगे बताओ, और इमरजेंसी है, वर्क आपको करना है कुछ ना कुछ, तो अपने बैंक में जाओगे, अपना ही तो पैसा निकाल के लाओगे, तो वो पैसा कम हो जाएगा ना भाई आपका, जो एफडी में था पड़ा हुआ, ठीक है। यही चीज है एडियाबैटिक प्रोसेस में। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम अपनी ही एनर्जी यूज करके एक्सपैंड कर जाता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आती है, इसलिए ड्यू का साइन कैसा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। और एक बात बताऊं, अगर कोई गैस का सिस्टम है, मतलब सिलेंडर में रखा हुआ, और वो अपनी एनर्जी लेके एक्सपैंड कर जाता है, कूल हो जाएगी यार गैस, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा पक्का। तो टेम्परेचर फॉल्स, चाहो तो नोट लगा लो, इस पर सवाल लिखा देंगे भी आपको। यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर भी फॉल कर जाएगा यार, अपनी ही एनर्जी लेके वो एक्सपैंड कर रहा है बेचारा, तो टेम्परेचर तो फॉल करेगा ही करेगा, ठीक। और जो जो मैं एक्सपेंशन में बातें आपको बता रहा हूं, इसका रिवर्स आप सोच सकते हो कंप्रेशन में। कंप्रेशन में क्या होगा, ऊपर से कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, तो वही वर्क ऑन द सिस्टम होगा, तो वो पॉजिटिव आएगा, तो ड्यू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि जो वर्क किया वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन में। सही है। अब आइए सवाल आपको दिखा दें, ठीक, सवाल आपको दिखा दें, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ स्टार लगा के कि इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने क्या किया है, क्वेश्चन किया है, डबल स्टार लगा दिया, समझ जाना है ना। तो इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ये तो हम कर ही चुके हैं, तो यहाँ डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, ओके। अब ये देखो बच्चों, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्या कर रहा है, द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर द एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन, ऊपर आइसोथर्मल वाला और नीचे एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन किया गैस का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सुनो, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे ना यार अभी, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का भाई साइंस तो साइंस है यार, बस साइन वाइन का थोड़ा इधर उधर लफड़ा है, तो फिजिक्स पढ़ के तो आप और पारंगत हो जाओगे, फिजिक्स में तो और डिटेल में हम चर्चा किया करेंगे ग्राफ्स वगैरह की, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर अभी आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बच्चों, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, ठीक। अब सुनो, एक बात बताओ बच्चों, इधर देखो, स्टार्ट आपने कहाँ से किया बताइए, इस पोजीशन से, चलो इसको दे दें हम पॉइंट ए बोल दें, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, और ये स्टेट सी है, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, जब आप ए से बी आए हो, ए से बी आए हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू आए हो, और आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू आए हो तो टेम्परेचर भैया कांस्टेंट रहता है सर। और यदि आप पढ़ रहे हो ध्यान से, तो जब आप ए से चले थे टेम्परेचर T1 था, और जब आप बी पे पहुंच गए टेम्परेचर T2, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू आए हो यार, तो पूरे प्रोसेस में यानी कि ए से लेके बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कहने के लिए T1 T2 लिखा हुआ है, लेकिन T1 बराबर क्या है, T2 है, चेक कर लो, सही बोल दिया मैंने। पहला वाला जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल का है यार, तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 बराबर T2 है, वो कहने के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि बच्चों एक तो ये वाला सही है, ठीक, एक तो ये वाला सही है। इसके बाद बच्चों ऑप्शन सी तो अभी अभी पढ़ा के लाया था, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक, ठीक है ना, ये तो अभी भी मैं आपको पढ़ा के लाया था, तो ये आप कर ही सकते हो। इसके बाद बच्चों अब आप ध्यान से चेक करो, देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द एडियाबैटिक, सुन लो भैया सुन लो, एक्सपेंशन हो रहा है सर, और यदि एक्सपेंशन होगा तो अभी अभी पढ़ा के लेके आया हूं, यदि एक्सपेंशन होगा तो अभी अभी पढ़ा के लेके आया हूं, यहां पर आओ, क्या बताया, एक्सपेंशन होगा तो एडियाबैटिक की इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी, और आइसोथर्मल की इंटरनल एनर्जी जीरो आएगी। अब बताओ नंबर लाइन पे कौन बड़ा होता है, बोलो 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 बोलो, नंबर लाइन पढ़ी है ना आपने मैथ्स में, नंबर लाइन पे कौन बड़ा होता है बताओ। एक बार हमने कहा कि डी यू बराबर क्या है, जीरो है, बताओ ये बड़ा होगा आइसो के लिए, आइसोथर्मल के लिए, और एक बार हमने बोला डी यू बराबर नेगेटिव है, कौन बड़ा होगा भाई, हाँ कौन बड़ा होगा, ये है एडियाबैटिक के लिए, बोलो कौन बड़ा होगा। तो जवाब है जीरो बड़ा होता है किससे, नेगेटिव क्वांटिटी से, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द एडियाबैटिक ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के दौरान ऐसा होता है, ठीक। तो जाके देख लीजिए सवाल में आपको क्या दिया उसने,
सवाल में क्या दिया भाई, आ जाओ भाई, सवाल कहाँ है? ये देखिए, चेंज इन आइजोथर्मल मतलब डेल्टा यू डी यू, अभी यही पढ़ाया था, डी यू ऑफ आइजो इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये जीरो होता है, इसका वैल्यू क्या है, जीरो है, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो जीरो नेगेटिव से बड़ा होता है। ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन डी भी क्या आपका सही है। ठीक, तो अच्छा, ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है? तो ऑप्शन बी को सोचने के दो तरीके हैं। देखो, ए से कहाँ आना पड़ेगा आपको, सी के लिए, क्योंकि टेम्परेचर T3 और T1 की बात करिए, तो ए से सी तक आने के लिए टेम्परेचर T1 से T3 हो गया। लेकिन जब आप ए से सी आ रहे हो तो एडियाबैटिक के थ्रू आ रहे हो, और एडियाबैटिक के थ्रू आ रहे हो तो इंटरनल एनर्जी की हेल्प से ही, वो अपनी इंटरनल एनर्जी की हेल्प से वर्क करता है, सिस्टम कूल हो जाता है एक्सपेंशन में, बताया था, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो यहां पर बात समझ रहे हो भैया, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है ए से सी तक, तो वो अपनी ही एनर्जी से क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो सिस्टम कूल हो जाएगा ना भाई, सिस्टम कूल हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। खुद सोचो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या पढ़ाया मैंने आपको, भाई क्यू का वैल्यू जीरो, हीट वेट कहीं से आ नहीं रही है, ठीक, और वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक, और डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू होता था, यानी कि डेल्टा यू और डब्ल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव है, यानी कि इंटरनल एनर्जी की हेल्प से ही वो एक्सपैंड कर रहा है, तो सिस्टम कूल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। तो ए से सी जब आ रहे हो तो टेम्परेचर T3 कम हो जाएगा T1 से, यानी कि ये सोचने का पहला तरीका था। तो T3 भैया लेस हो जाएगा, सिस्टम कूल हो जाएगा ना T1 से, और इन्होंने इसका गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता। एक तो सोचने का ये तरीका है, ठीक। दूसरा सोचने का क्या तरीका है, मैथमेटिकली आप कैसे सोच सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। क्या होता है बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सही है। क्यू का वैल्यू कितना है, या हम एक काम कर सकते हैं, वर्क डन इन एडियाबैटिक कितना होता था बताओ, डी यू बराबर डब्ल्यू, यही होता था वर्क डन इन एडियाबैटिक, और डी यू की वैल्यू क्या होती थी, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक, डी यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है, डी यू कैसा है, नेगेटिव है, चेक कर लो एडियाबैटिक के लिए, ये ऑप्शन बी को सोचना मैं सिखा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एन सी वी, और डी टी की जगह क्या रखोगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, भाई डी यू कैसा था, नेगेटिव, इज इक्वल्स टू एन सी वी, और टी फाइनल कितना है तुम्हारा, T3, और माइनस टी इनिशियल कितना था, T1, जब तुम एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू गए थे। अब बताओ वैल्यू तुम्हें कैसी चाहिए इसकी सॉल्व करके, नेगेटिव, एन पॉजिटिव होता है, सी वी पॉजिटिव होता है, इसका जब नेगेटिव आएगा आंसर T3 माइनस T1 का, तभी तो नेगेटिव आएगा इधर, तो T3 माइनस T1 को नेगेटिव आने के लिए T1 इज ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, T3, यही बात मैंने आपको बताई थी, और इन्होंने तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। चाहे आप मैथमेटिकली सोच लीजिए, और चाहे आप जो मैंने आपको फंडे बताए वैसे आप सोच लीजिए, बात आपकी सेम पड़ेगी, ठीक। अब सुनिए बच्चों, अभी अभी आपने क्या किया, कंपेयर किया वर्क डन आइसोथर्मल का, ठीक, और एडियाबैटिक का। अब आप कंपेयर करिए एक साथ आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, आइसोकोरिक का और आइसोबैरिक का। अब देखिए बच्चों आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन ऑफ, कंपेयर वर्क ऑफ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ठीक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से हम कंपेयर कर लेंगे आराम से, है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं, दो ग्राफ तो आपको पता ही है, उसी में हम दो ग्राफ और बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ना। ये देखिए, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, ये क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। सबसे पहले बनाया था आपने क्या, आइसोथर्मल का, ठीक, फिर आपने बनाया किसका, एडियाबैटिक का, स्लोप ज़्यादा था, ये ग्राफ इस तरीके से आया था एडियाबैटिक का, ओके। अब सुनो, अब आप बना लो किसका, आइसोकोरिक का, ठीक, अब आप किसका बना लो, आइसोकोरिक का, ठीक। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो उसका ग्राफ मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से ये इस तरीके से आएगा ग्राफ, इसके सामने कहीं, ठीक, कोई एरिया ही कवर नहीं होगा, एक सीधी सी लाइन आएगी, अरे यार वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, बस प्रेशर बढ़ रहा है, बस प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक। अब बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वैसे भी तुम्हें पीछे भी पढ़ा के लाए, चाहे ग्राफ से समझो चाहे ना समझो, वर्क डन इन आइसोकोरिक, कॉपी उठा के देख लीजिए क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और डी वी कितना हो जाएगा, जीरो, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक। सो वर्क डन इन आइसोकोरिक
कॉरिक कितना बनेगा तुम्हारा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी, और चेंज इन वॉल्यूम होएगा ही नहीं, तो डी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये लो। और वैसे भी एरिया अंडर द कर्व कुछ आ ही नहीं रहा है, सीधी सी लाइन आ रही, ठीक। उसके बाद तो ये हो गया ग्रीन वाला किसका, आइसोकॉरिक, कहाँ पर लिखे हो समझ जाओगे, आइसोकॉरिक। और इसके बाद फाइनल, अब बताओ जरा आप, अब बताओ आप जरा, आइसोबैरिक के लिए क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट हो वॉल्यूम चेंज होगा, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, आइसोबैरिक, ठीक। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द ग्राफ किसका मिलेगा आपका, आइसोबैरिक के अंडर में मिलेगा सबसे ज़्यादा एरिया, चेक कर लो, सबसे ज़्यादा एरिया किस में मिलेगा भाई, आइसोबैरिक में मिलेगा, कुछ इस तरीके से, सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द ग्राफ ये आइसोबैरिक का मिलेगा, इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये डीवी होगा और ये पी होगा, तो ऐसा एक रेक्टेंगल बन के आएगा, ये लेंथ ब्रेथ, तो सबसे ज़्यादा एरिया आइसोबैरिक का आ रहा है, यानी कि वर्क डन सबसे ज़्यादा किसका होगा, वर्क डन सबसे ज़्यादा आइसोबैरिक में होगा, ठीक। उसके बाद आइसोकॉरिक का तो ज़ीरो है, फिर आइसोथर्मल का होगा, फिर एडियाबैटिक का होगा, ठीक। यानी कि वर्क डन इन आइसोथर्मल, उसके बाद वर्क डन इन एडियाबैटिक, एडी का मतलब समझ जाना एडियाबैटिक, एंड फाइनली वर्क डन इन आइसोकॉरिक, आइसोकॉरिक, ठीक। तो ये ऑर्डर है वर्क का, कभी आ जाए लगाने के लिए तो आप लगा सकते हो, सबसे ज़्यादा वर्क आइसोबैरिक में, उससे कम आइसोथर्मल में, और सब उससे कम एडियाबैटिक में, और आइसोकॉरिक में तो सबसे कम होता है, ज़ीरो होता है, ठीक। इस तरीके से। तो अब एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, ध्यान से सुनिए, अब एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नोट करिए, ध्यान सुनिए, अगर किसी वर्क को आपने एक ही स्टेप में कर दिया या मल्टीपल स्टेप में किया, तो कब वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू कब आपको ज़्यादा मिलेगा, तो जब आप मल्टीपल स्टेप में करते हो, इसको आइए ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है इस तरीके से, ठीक, ये सिस्टम है आपके पास, मान लीजिए पिस्टन अभी कहाँ पर है, पोजीशन ए पर, ठीक। अब देखो आपने क्या किया, एक बार आपने क्या किया, सडन वर्क किया ओनली इन वन स्टेप, तो वन स्टेप में आप पिस्टन को कहाँ ले गए, ए से बी, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो ये वन स्टेप में कर दिया, ठीक। ये आपने क्या किया, वन स्टेप में आपने क्या किया, वर्क कर दिया, ठीक। वन स्टेप में करने का मतलब समझते हो, गैस अचानक से एक्सपैंड हो गई, और खासकर ऐसा आप इंजीनियरिंग में करते हो, यानी कि फिजिक्स में आप इन बातों को ज़्यादा अच्छा और सोच सकते हैं, मतलब आपने कोई मशीन बनाई, ठीक, उसमें कोई किसी गैस का कंबशन होता है और पिस्टन एक्सपांड करता है, एक स्टेप में करवाया, और मल्टीपल स्टेप में भी करा सकते हो, मतलब पिस्टन आया किसी पोजीशन सी पे रुका और फिर बी पे गया, मतलब जब मल्टीपल स्टेप में कराओगे, मल्टीपल मतलब दो स्टेप में करा दो, तीन स्टेप में करा दो, चार पाँच छः, जितने ज़्यादा स्टेप्स में कराओगे वर्क उतना ज़्यादा मिलेगा, इस चीज़ को भी ग्राफ की हेल्प से आपको बता देंगे। अब मान लो एक तरीका तो ये है कि आपने डायरेक्ट ए से बी ले गए, डायरेक्ट इन वन, और दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ हॉल्ट लिया पोजीशन सी पे, मतलब पहले आप कहाँ से कहाँ गए, ए से, पहले पिस्टन, आपने कोई ऐसी मशीन बनाई, पहले ए से सी पे गया और फिर सी से बी पे आया, तो आपने दो स्टेप में वर्क किया। अब मैं दो स्टेप से आपको समझा रहा हूँ, आप कर कितने भी स्टेप सकते हो, दो स्टेप में करोगे और ज़्यादा वर्क मिलेगा, तीन स्टेप में करोगे और ज़्यादा वर्क मिलेगा, चार स्टेप में करोगे और ज़्यादा वर्क मिलेगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में करोगे तो बहुत ज़्यादा वर्क मिलेगा, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, इनफाइनाइट स्टेप में करोगे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सल, यानी कि रिवर्सल का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, रिवर्सल का वर्क डन सबसे ज्यादा, सबसे पहले नोट कर लो, या एक काम करते हैं इस चीज को पहले फील कर लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, ओके। तो ध्यान दें बच्चों, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है, मान लीजिए क्या किया हमने, इसका ये आपका प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, मान लो बच्चों आपने ए से बी ले गए पिस्टन डायरेक्ट, क्या किया आपने, ए से कहाँ ले गए आप, बी, तो ये आपने डायरेक्ट प्रोसेस किया, ये ठीक, एक बार आपने क्या किया, एक स्टेप में कर दिया इसको इन सिंगल स्टेप, तो व्हाइट कलर से जो मैं लिख रहा हूं वो सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप वर्क डन। तो अभी वर्क डन कितना आएगा, ध्यान से चेक करिए, अभी वर्क डन कितना आएगा बच्चों, ठीक। तो जवाब है क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे,
एक परपेंडिकुलर यहाँ से और एक परपेंडिकुलर यहाँ से और एक परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक। एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा वाइट कलर से, ये सिंगल स्टेप का वर्क है, ठीक भाई, चेक करो ना, P इंटू डी, ये P हो जाएगा और ये dv, ठीक। ये क्या है, वर्क डन इन सिंगल स्टेप, वर्क डन इन सिंगल स्टेप, ठीक। ये वर्क डन इन सिंगल स्टेप आ गया। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब येलो कलर से देखिए, अब हमने क्या किया, यहां से पहले यहां लेगा और फिर यहां लेगा, यानी कि एक जगह हमने स्टॉप किया, ठीक, सी पे स्टॉप करके फिर तो ए से बी जा रहे हैं और हमने सी पे स्टॉप किया इसको, ठीक, पहले ए से सी और उसके बाद देन सी टू बी। तो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब वर्क कितना होगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ जाएगा, इसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ठीक भाई, ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम का चेंज, तो P इंटू डी, इतना वर्क होगा। अब आप C से B ले जाइए, ठीक, तो जब आप C से B ले जाओगे, C से B ले जाएंगे, तब क्या करेंगे, तब वर्क डन निकालो। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक, C से B, एक परपेंडिकुलर यहाँ डालोगे, ठीक, एक परपेंडिकुलर यहाँ डालोगे और यहाँ से यहाँ डालोगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो इस बार वर्क कितना आएगा ब्लू कलर से, इस बार ये इतना वर्क आ जाएगा भाई, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम C टू B, ये इतना। तो देखा आपने, ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, जब आप A से C और C से B ले गए, जब आपने मल्टीपल स्टेप में किया A से C एंड देन C से B, तो ध्यान सुनो, A से C ले जाने में येलो वाला कलर का वर्क हुआ, कौन सा वर्क हुआ, येलो कलर का वर्क, ये वाला रीजन, ठीक, और C से B ले जाने में ये ब्लू वाला वर्क हुआ, और टोटल वर्क कितना हो गया, सुनो, येलो वाला और ब्लू वाला टोटल मिलाकर ये व्हाइट वाले से तो ज्यादा ही है। जब आप A से B सीधे ले गए थे तो व्हाइट वाला वर्क हुआ था, मतलब व्हाइट वाला रीजन कवर हुआ था, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है आपको, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ क्या बताता है, वर्क। जब आप A से B सिंगल स्टेप में ले गए थे तो वर्क व्हाइट कलर से हमने आपको दिखाया था, तो व्हाइट कलर से तो केवल इतना आ रहा था ना यार, इतना आ रहा था, ठीक। और जब तुम रुक रुक के गए, यानी कि A से C गए, C से B गए, तो देखो जरा, ये येलो आ रहा प्लस ब्लू वाला, तो भाई व्हाइट वाले से कंपेयर करो, येलो प्लस ब्लू को व्हाइट वाले से कंपेयर करो, तो व्हाइट वाला तो केवल इतना था, ये व्हाइट वाला तो केवल इतना था, तो व्हाइट वाले से इतना ज्यादा आ रहा है कि नहीं, दिस इज द मोर वर्क डन। जब तुमने एक स्टेप और बढ़ा दिया, A से C ले गए, C से B, तो इतना एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है, ये येलो कलर का ऊपर देख लीजिए, क्योंकि इतना तो पहले भी था और अभी भी है, तो इतने से इतना कट गया, ये एक्स्ट्रा बचा, ये एक्स्ट्रा वर्क बचा। तो इस ग्राफ की हेल्प से आपने क्या सीखा कि अगर हम सिंगल स्टेप में करेंगे तो वर्क कम आएगा, डबल स्टेप में करेंगे तो वर्क ज्यादा आएगा, 3 स्टेप में करेंगे वर्क और ज्यादा आएगा, 4 स्टेप में करेंगे वर्क और ज्यादा आएगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में करेंगे तो बहुत ज्यादा वर्क आएगा, चाहे वर्क ऑन द सिस्टम बोल दो, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हमने वर्क की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ग्राफ से दिखाई है। तो इसी बात को क्या हम लोग नोट कर लें और याद कर लें, ठीक, ये डायरेक्ट आपका कहीं कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन आ सकता है। तो सुनिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन इन वन स्टेप, ये मॉड ले लीजिए इसका, इज लेस देन वर्क डन इन 2 स्टेप में करोगे तो और वर्क मिलेगा, मॉड है भैया, वर्क का मॉड है ना, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे आप बाय द सिस्टम करा लो चाहे ऑन द सिस्टम करा लो, बात यही पड़ेगी, जितने ज़्यादा स्टेप्स में कराओगे उतना ज़्यादा वर्क मिलेगा, चाहे ऑन द सिस्टम मिले चाहे बाय द सिस्टम मिले। मॉड ऑफ वर्क डन इन 3 स्टेप्स, अब यहाँ देखो जगह नहीं है ना, तो वर्क डन इन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में करोगे तो और वर्क मिलेगा, इसी तरीके से एंड सो ऑन टू मॉड ऑफ वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप। ठीक, और सबसे ज्यादा वर्क किसका मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स में
वर्क किया जाता है। पढ़ाए हैं आपको कई सारे इन्फिनाइट स्टेप में इन्फिनाइट टाइम लगता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा वर्क आपको कहाँ मिलेगा, बताइए, सबसे ज़्यादा वर्क आपको कहाँ मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक। तो ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, फॉर आइजोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइजोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप एक ही स्टेप में वर्क करते थे, याद है, और प्रेशर कांस्टेंट रहता था। और रिवर्सिबल प्रोसेस में आपने मल्टीपल स्टेप्स में काम किया है, इन्फिनाइट स्टेप्स में, तो वर्क डन ज़्यादा है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में तो वर्क चाहे रिवर्सिबल का हो चाहे इरिवर्सिबल सेम रहता है, वहाँ पे वर्क स्टेट फंक्शन बन जाता है, ना कि पाथ फंक्शन, ठीक। अब और देखते हैं बच्चों में क्या करना है। अब सुनो, इसके बाद हम करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक। क्या करेंगे इसके बाद हम, अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को जल्दी से कवर करते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक। सवाल इसका फिजिक्स में आएगा, बट फिर भी देख लीजिए, एक दो सवाल तो देख ही लीजिए, एक सवाल तो देख लीजिए। देखिए अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बच्चों पी वी की पावर एक्स होता है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, वेयर एक्स इज सम रियल नंबर, वेयर एक्स इज सम रियल नंबर। सुन लो भाई ध्यान से, अब जब बोल दिया आपको x रियल नंबर है तो x 2/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, x-1 भी हो सकता है, x + 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं, x√2 भी हो सकता है। जब आपको किसी क्वेश्चन में v की पावर स्टेटमेंट के तौर पे देता है जनरल एग्जाम में, तो v की पावर कुछ फालतू नजर आ जाए, ठीक, -1 -2/3, तो समझ जाना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और ये फॉर्मूले लगा देना, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसे आता है, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा -1 होता था, उसकी जगह x-1 आ जाएगा बस, ठीक। और न्यूमरेटर्स का किसका इक्वल हो जाएगा बताइए, याद है, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय x-1, ये पहला फॉर्मूला यूज करोगे आप वर्क निकालने के लिए। उसके बाद अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछे तो कुछ नहीं करना है, ऑलवेज ट्रू NCV डेल्टा टी, क्या दिक्कत है। उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी यदि आपको पूछे बच्चों DH बराबर तो NCP डेल्टा टी, ऑलवेज ट्रू। इसके अलावा यदि आपको हीट पूछेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देना, du बराबर Q + W, तो यदि आप Q यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये W जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो du - W आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बच्चों Q भी पूछेगा तो आप Q निकाल दोगे, कितना आ जाएगा बताओ, du - W। सुनो, du निकालेंगे ये वाले फॉर्मूले से और W निकालेंगे यहाँ से या यहाँ से, उठा के यहाँ रख देंगे तो Q आ जाएगा। इसके अलावा मोलर हीट कैपेसिटी पूछता है, इसके अलावा क्या पूछता है आपको, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सीधे सवाल आएगा, सुन लो, फिजिक्स में आएगा तो घुमा कर आएगा, वो हम करेंगे भी वहाँ पर। केमिस्ट्री में यार सीधे सवाल फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आ गया, वो भी एडवांस में आएगा, ठीक। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस CM इज इक्वल्स टू CV + R/1 - x होता है, CV + R/1 - x होता है, तो ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, है ना, चलिए आइए इसका सवाल देखते हैं, तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है, कह रहा है 2 मोल डाई एटॉमिक गैस, 2 मोल डाई एटॉमिक गैस अंडरगोज प्रोसेस, और प्रोसेस का नाम नहीं दे रहा है, प्रोसेस में एक स्टेटमेंट आपको दे देगा, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इज द प्रेशर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर उसने बोला बच्चों एट द टेम्परेचर डिफरेंस, एट द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 10 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस दिया है। कैलकुलेट कैलकुलेट अब देखो क्या क्या पूछा है आपसे। नंबर 1 वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक। नंबर 2 बच्चों आपको वही सारे क्वेश्चन हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नंबर 3 आपको पूछा है उसने डी एच, एंड नंबर 4 आपको पूछा हुआ है क्यू, एंड नंबर 5 आपसे क्या पूछा हुआ है? मोलर हीट कैपेसिटी सीएम। मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी को आप कैसे दिखाते हो? सीएम से, ये बात मैंने बताई आपको। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। तो वर्क यदि आप निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? अभी बताया था एन आर डेल्टा टी बाई एक्स माइनस वन। अच्छा ऐसा क्यों? एक चीज़ और सुन लो, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही क्यों है ये भी बता दूं। कह रहा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुन लो ध्यान से, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भाई ऐसा तो तुमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा तो तुमने आज तक नहीं पढ़ा। तुमने तो पढ़ा है कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यार, बॉयल्स लॉ में। डायरेक्टली कब पढ़ लिया? यानी कि फालतू सवाल है, यानी कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक। तो जब भी कोई फालतू की बात लगे तो समझ जाना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ओके। अब देखो यहाँ से P बराबर, यहाँ कांस्टेंट V, कांस्टेंट K आ जाएगा, और V की पावर 1, V की पावर 1 यहाँ लेके आओगे नीचे तो V की पावर 1 ऐसे हो जाएगा इज इक्वल्स टू K, और V की पावर 1 ऊपर लेके जाओगे तो P इंटू V की पावर -1 इज इक्वल्स टू K। सर ऐसा क्यों किया? ताकि आप इसको पॉलीट्रॉपिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सको, P V की पावर x बराबर K से। तो इसको कंपेयर करोगे P इंटू वी की पावर x बराबर K से, तो x की वैल्यू निकालना हमारा पहला टारगेट होता है। तो दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ के x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, ठीक। अब वर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए। दिया क्या क्या है? मोल दिया हुआ है, डायटोमिक गैस है, अंडरगोस प्रोसेस द प्रेशर दे दे दिस। तो आर के टर्म्स में आंसर निकालना है, इसमें एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन लगा देंगे, एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, क्योंकि प्रेशर एशर की कोई बात है नहीं यार, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया है तो यही वाला फॉर्मूला तो लगाओगे, है ना, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एन कितना है तुम्हारा 2 मोल, और आर और डेल्टा टी कितना है 10 केल्विन है, और अपॉन में एक्स कितना निकाल के बैठे हो तो -1, और ये वाला -1 ऐसे ही। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2 आर इंटू 10, और अपॉन में -2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऊपर चलाएगा, -10 आर जूल्स या यूनिट्स जो भी है, ठीक। तो ये वर्क आ गया, वर्क आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, बोलिए, डी यू। तो डी यू क्या होता है? ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी, ठीक। और डेल्टा टी ही तुम्हें क्या दिया है 10 केल्विन, डी टी बोलो या डेल्टा टी बोलो बात सेम, ठीक। एन कितना है 2, और सुनो सी वी निकाल लो, ठीक। सी वी निकाल लो, किसके लिए निकालना है? सी वी डायटोमिक के लिए। तो बच्चों सी वी का फॉर्मूला कल आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, एफ आर अपॉन 2। ये देखिए सी वी क्या होता था बताइए, एफ आर अपॉन 2, सही है। और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना होता था आपका 5, याद है। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ डायटोमिक के लिए? एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो सी वी कितना निकल के आएगा 5r/2, टेबल कल बनवाई थी याद है। तो सी वी कितना रखोगे बताओ 5r/2, और इनटू में ये रहा डेल्टा टी कितना है 10 केल्विन, 2 से 2 गया, 5 2 जा कितना आ जाएगा ये 50r। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 50r। अब थर्ड पार्ट क्या निकाल लेंगे हम लोग बताइए? DH, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। क्या निकाल लेंगे? DH, ओके। सो यदि आप DH निकालेंगे, थर्ड वाला ये है ना, तो क्या आ जाता है बताइए? NCP डेल्टा टी। और सुनो CP कैसे निकालोगे? CP माइनस CV बराबर R, तो CP बराबर CV प्लस R, ठीक। और CV तुम निकाल के बैठे हुए हो, कितना है 5r/2 रख दो यहाँ। तो 5r/2 प्लस R तो कितना हो जाएगा ये 7r/2, है ना। तो यहाँ पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा? N कितना है 2 मोल, और CP तुम निकाल के बैठे हुए हो कितना है 7r/2, और डेल्टा टी क्वेश्चन में 10 केल्विन दिया ही हुआ है, 2 से 2 गया और 70r आ गया,
अब फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, ठीक, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा उसने चेक कर लो, क्यू पूछा हुआ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, ठीक, डी यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू कितना बैठेगा यहाँ से, क्यू बराबर डी यू माइनस डब्लू, तो डी यू कितना निकाल के बैठे हो चेक कर लो, डी यू कितना है 50R, ठीक, तो डी यू की जगह क्या रखा 50R, साइन के साथ रखना है भाई, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और वर्क खुद ही नेगेटिव आया है, चेक कर लो, वर्क खुद ही नेगेटिव आया -10R, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपका 50R माइनस माइनस प्लस 10R, तो टोटल हो गया कितना 60R, तो इस तरीके से हीट कितनी निकल के आ गई 60R, एंड फुल एंड फाइनल बात, अब हम करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ, एंड पार्ट फिफ्थ में क्या पूछा है इसने आपसे बताइए, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, तो CV तुम पहले ही निकाल के बैठे हुए हो, कहीं पे तो निकाला है तुमने CV, पीछे क्या था CV 5R/2, ठीक, प्लस R अपॉन 1 माइनस, अब ध्यान देना x खुद ही नेगेटिव है -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 5R/2 और प्लस R -1 प्लस 2, तो 5 + 1 6R/2 यानी कि 3R, ठीक, तो CM कितना आ गया आपका 3R, सो दीज आर द फाइनल आंसर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये आपका फिनिश हुआ बच्चों, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके।